Everyone, myself Marcus Rokhit from NRS Medical College. Welcome to our channel Need Talks. So today I will discuss about male reproductive system, and I have also wrapped up the basic part of human reproduction and its characteristics and some steps by which it occurs. And if you have not watched out our previous videos on central nervous system and basic strategies to begin with the preparation of NEET and how to get 330 plus marks very easily in NEET biology, go to the description box, click those links and watch the videos out. And for today, take a pen and a paper, and please don't forget to take notes on this lesson because these are very important for your NEET exam. Any question from anywhere may come in your NEET exam. So be prepared and let's enjoy the video. सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, पहला बात हमारे दिमाग में क्या आता है कि ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दिस इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द सेकेंड थिंग इज दैट दिस इज अ विविपेरस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जहाँ पे माँ बच्चे को डायरेक्टली जन्म देता है, माँ से बच्चे का डायरेक्ट बर्थ होता है। यह है विविपेरस टाइप का। ये आप एनिमल किंगडम में जाके भी पढ़ेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? दो तरह का गैमेट्स मेल और फीमेल फॉर्म होता है और उसके फर्टिलाइजेशन से न्यू जनरेशन का उत्पत्ति होता है। ठीक है, अब ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन कुछ स्टेप्स में होते हैं, जिसको मैं 6 स्टेप्स में समेट लिया है। इसको मैं एक एक करके बोल रहा हूँ। द फर्स्ट स्टेप is gametogenesis. You have to form 2 types of gametes na, male gamete and female gamete. This is the most prelim step. अब मेल गैमेट है मेल बॉडी में, फीमेल गैमेट है फीमेल बॉडी में। तो इन दोनों गैमेट्स को पास में लाना है ताकि इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो सके। तो इसीलिए क्या होगा, मेल पार्टनर इंसेमिनेट्स द फीमेल। सो फर्स्ट स्टेप इज गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड स्टेप इज इंसेमिनेशन, यानी कि मेल पार्टनर की बॉडी से मेल गैमेट फीमेल पार्टनर की बॉडी में जाता है, यह है इंसेमिनेशन। उसके बाद मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स ओवम के पास जाते हैं और उसको फर्टिलाइज करते हैं, यह है फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट अपीयर्स। जाइगोट से क्या होता है, 6 to 8 सेल स्टेज ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है। वो ब्लास्टोसिस्ट जाके यूटेरस का वॉल में इम्प्लांटेड हो जाता है। इस स्टेप को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। उसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रायो का डेवलपमेंट चलता है, जिसको हम जेस्टेशन की टर्मिनोलॉजी से जानते हैं। जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट फुल्ली हो जाता है, दैट इज व्हेन द एम्ब्रायो इज फुल्ली डेवलप्ड, द बेबी कम्स आउट फ्रॉम द मदर्स वूम्ब। दिस स्टेप इज कॉल्ड पार्टुरिशन, यानी कि जिसको हम कॉमनली बोलते हैं कि डिलीवरी। ये सारे स्टेप्स हो गए, इससे होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब है मेल वर्सेस फीमेल, मैं यहाँ पे क्यों रखा हूँ, क्योंकि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितना दिन सक्रिय रहता है, फंक्शनल रहता है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम उतना दिन तक फंक्शनल नहीं रहता है। बहुत एजेड मेल पर्सन्स में भी स्पर्मेटोजेनेसिस चलता रहता है, लेकिन फीमेल्स में 45 to 50 ईयर्स के अंदर ये ओवम जनरेशन सीज हो जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। चलो अब जाते हैं मेल रिप्रोडक्शन की ओर। मेल रिप्रोडक्शन को डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो व्हाट इज द primary sex organ in the male reproductive system? Obviously this is testis. There are many secondary sex organs जो कि है एक्सेसरी डक्ट सिस्टम, जिसके अंदर आता है रेटी टेस्टिस, इफोरेंट डेक्ट्यूल्स, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, सम ग्लैंड्स, प्रोस्टेट, बाल्बोरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्या? जहाँ पे स्पर्म्स फॉर्म होते हैं जिस ऑर्गन में, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और जो स्पर्म को बाहर तक यानी कि फीमेल बॉडी तक ले जाते हैं
और या फिर उस ले जाने की काम में मदद करते हैं, उनको एक साथ हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस में हमारा स्पर्म फॉर्म होता है, इसीलिए टेस्टिस हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और बाकी इतने सारे चीज़ जो कि हमारे स्पर्म को फीमेल बॉडी तक ले जाने में मदद करते हैं, ये सारे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो एक डायग्राम देखते हैं, चलो। ये है टेस्टिस का डायग्राम। सो दिस इज टेस्टिस, दिस इज अ ओवल ऑर्गन which hangs down inside the scrotum। अच्छा, तो टेस्टिस फीमेल के ओवरी की तरह एब्डोमेन के अंदर भी तो रह सकता था, लेकिन क्यों नहीं रहता? इस स्क्रोटम में हैंग क्यों करते हैं, लटकता क्यों रहता है? क्योंकि स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से हमेशा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसीलिए टेस्टिस बॉडी कैविटी के बाहर स्क्रोटम के अंदर रहता है। तो ये आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो टेस्टिस का 3 कवरिंग देख पाएंगे। जो है एकदम बाहर, ये वाला कवरिंग, ये है ट्यूनिका वेजाइनलिस। इसका 2 लेयर है, एक बाहर की तरफ का पैराइटल लेयर, एक अंदर की तरफ का विसरल लेयर। उसके बाद ये स्काई कलर का जो लेयर आपको दिख रहा है, ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और उसके अंदर है ट्यूनिका वास्कुलोसा, जो कि ब्लड वेसल्स से फॉर्म होता है। अब ये आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये स्काई कलर का कवरिंग यानी कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या किया है, इस टेस्टिस को बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। करीब करीब 250 कंपार्टमेंट्स रहते हैं टेस्टिस के अंदर, ठीक है। और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहता है, ठीक है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म फॉर्मेशन होता है। चलो हम देखते हैं, अगर हम इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक क्रॉस सेक्शन लेंगे यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। तो ये है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बहुत सारे तरीके की सेल्स रहते हैं। एकदम पेरीफेरी में मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पाया जाता है, जो कि है ये लंबा लंबा जो सेल्स तुम दिख रहे हो, ये है सार्टोली सेल्स, और ये गोल गोल जो सेल्स है, ये है स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज द मदर सेल ऑफ द मदर जर्म सेल। स्पर्मेटोगोनिया से म्यूटिक डिवीजन होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उससे स्पर्मेटिड फॉर्म होते हैं। ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो ये सब स्टैक के आकार में रहता है, यानी कि एकदम पेरीफेरी में रहेगा स्पर्मेटोगोनियम, रहेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद रहेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद रहेगा स्पर्मेटिड, उसके बाद रहेगा सार्टोली सेल्स, ठीक है। नहीं, सार्टोली सेल्स सबके बीच बीच में रहेगा, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट। सार्टोली सेल्स सबके बीच बीच में रहेगा। और ये सार्टोली सेल का काम क्या है? ये जो स्पर्मेटिड है ना, इनके मैच्यूरेशन में और इन सब को न्यूट्रिशन देने में ये काम करते हैं। सो दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आउटसाइड टू इनवर्ड यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ सेल्स। फर्स्टली spermatogonia, then primary spermatocyte, then secondary spermatocyte, then spermatid. And this is the Sertoli cell's function, that is nutrition. It gives nutrition to all these. Now look, inside the space in between seminiferous tubules, these spaces are called interstitial space. This space, look, this space. These spaces are called interstitial space. यहाँ पे क्या रहता है? कुछ एंडोक्राइन सेल्स रहते हैं जिसको कहते हैं लिडिक्स इंटरस्टिशियल सेल्स, और कुछ ब्लड वेसल्स रहते हैं। तो ये लिडिक्स इंटरस्टिशियल सेल्स से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, ये हम बहुत दिन से जानते हैं। और वो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? उस टेस्टोस्टेरोन को लेके और सारे जगह पे जाके काम करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लिडिक्स इंटरस्टिशियल सेल्स एंड ब्लड वेसल्स का पूरा चक्कर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आते हैं
चलो ये तो हम देख लिया, लीडिंग इंटरस्टिशियल सेल से टेस्टिकुलर हार्मोन्स खनन होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात तुम ध्यान रखो, पिट्यूटरी से निकलते हैं ICSH यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो जाते हैं लीडिंग इंटरस्टिशियल सेल्स को, जिसको स्टिमुलेट करने की वजह से टेस्टिकुलर हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजेंस निकलते हैं। ये पैथवे दिमाग में रखना। अब आते हैं इस स्ट्रक्चर पे। देखो मैंने क्या कहा, ये कंपार्टमेंट के अंदर है 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये ईच एंड एवरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फ्यूजेस टू फॉर्म ए रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर हियर इनसाइड द टेस्टिस। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेटिटेस्टिस। ठीक है, अब ये रेटिटेस्टिस से कुछ इफरेंट डक्ट्यूल्स निकलेंगे। इफरेंट डक्ट्यूल्स पीछे की तरफ निकलेंगे। अब ये जो वर्टिकल स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, इसको कहते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस ये रहा टेस्टिस का एंटीरियर मार्जिन और ये है पोस्टीरियर मार्जिन। टेस्टिस के पोस्टीरियर मार्जिन में हम जो एक वर्टिकल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं उसको कहते हैं एपिडिडाइमिस, जिसका 3 हिस्सा है। एक है हेड पोर्शन, एक है बॉडी पोर्शन और एक है टेल पोर्शन। तो ये इफरेंट डक्ट्यूल्स तुम्हारा रेटिटेस्टिस से निकल के हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस में ओपन होगा। यहाँ पे कॉइल्स फॉर्म करेंगे। ये सारे कॉइल्स जुड़ के एक कॉइल बनाएंगे जिसको कहते हैं कनाल ऑफ एपिडिडाइमिस, और ये कनाल ऑफ एपिडिडाइमिस कंटिन्यूज एज वास डिफरेंस। ठीक है, बात समझ में रहेगा। अब ये वास डिफरेंस ऊपर की तरफ चलेगा, स्क्रोटम से एब्डोमेन में घुस जाएगा। अब देखते हैं इसका पाथवे। ये देखो, ये रहा हमारा एपिडिडाइमिस। कलर चेंज करते हैं। ये रहा एपिडिडाइमिस, यहाँ से निकल के ये आ गया वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जा गया एब्डोमेन में। एब्डोमेन में ये क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर को घूम के यूरिनरी ब्लैडर की पोस्टीरियर सरफेस से इधर आएगा। ठीक है, अब ये वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट लेंगे और उससे फ्यूज करके बनाएंगे इजैकुलेटरी डक्ट, और वो इजैकुलेटरी डक्ट जाके यूरेथ्रा में ओपन करेंगे। आप बोलेंगे कि इतना फास्ट बोल दिया, मेरा तो दिमाग के ऊपर से चला गया। चलो देखते हैं इसका दूसरा डायग्राम। ये देखो, ये हमने तुम्हारे लिए बनाया है। ये है, अगर ये है वास डिफरेंस, ये है सेमिनल वेसिकल और ये है यूरेथ्रा। ठीक है, ये देखो वास डिफरेंस आया, वास डिफरेंस, और ये है सेमिनल वेसिकल का डक्ट। ये दोनों फ्यूज करने के बाद ये जो फॉर्म किया ना, ये है आपका इजैकुलेटरी डक्ट। ये कलर कोड यहाँ पे ठीक से समझा नहीं जा रहा है, लेकिन ये रहा इजैकुलेटरी डक्ट। बहुत ही छोटा सा पोर्शन है इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट आपका यूरेथ्रा में ओपन होता है। अब ये देखो, अब यूरेथ्रा तक तो मैं पहुंच गया। अब यूरेथ्रा से एक्सटर्नल यूरेथ्रल म्यूटस से ये बाहर निकलेगा सेमेन। दिमाग में आया? अब ये नोट्स पढ़ लो एपिडिडाइमिस के ऊपर। अब एपिडिडाइमिस का काम क्या है? वो जो टेस्टिस का पोस्टीरियर मार्जिन में कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, इसका एक बहुत सारे काम है, जो है स्पर्म मैच्योरेशन। यहाँ पे स्पर्म्स मैच्योर करते हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ द स्पर्म, यहाँ पे फ्लूइड्स एब्सॉर्ब हो जाते हैं और स्पर्म का कंसेंट्रेशन बढ़ता है, और यहाँ पे स्पर्म्स अपना मोटिलिटी पाता है। उसके आगे स्पर्म्स मोटाइल नहीं रहता है, यहाँ से स्पर्म मोटाइल होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखो मजा, हमने टेस्टिस से स्पर्म निकाल के बाहर तक पहुंचा दिया है। अब देखो, ये है कुछ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स हैं वो मेनली 3 हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो देयर फंक्शंस क्या है? सेमिनल वेसिकल से फ्रुक्टोज निकलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है, फाइब्रिनोजेन निकलता है। अब ये फ्रुक्टोज क्या काम करता है?
फ्रुक्टोज स्पर्म की खाना है। स्पर्म को तो कुछ खाना पड़ेगा ना, उसको तो जिंदा रहना है, इसके लिए फ्रुक्टोज है स्पर्म का खाना। प्रोस्टाग्लैंडिन है। अब ये फाइब्रिनोजेन का काम क्या है? फाइब्रिनोजेन स्पर्म को क्लॉट करने में काम करते हैं। फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में इजैकुलेशन के बाद ही तुरंत बाद स्पर्म क्लॉट कर जाता है ये फाइब्रिनोजेन की मदद से, और इसको क्लॉट करने में हेल्प करते हैं ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि प्रोस्टेट से निकलते हैं। अब वह क्लॉट क्यों कर जाते हैं? क्योंकि ड्यू टू पेनाइल मूवमेंट दो स्पर्म्स में कम आउट ऑफ द वेजाइनल ट्रैक्ट, सो इट विल नॉट bring about fertilization. There will be less sperm reaching to the ovum. That is why the sperms, that is a semen, clots inside the vagina. अब ये प्रोस्टेट से अल्कलाइन फ्लूइड निकलता है क्योंकि वेजाइना का अंदर जो एनवायरनमेंट है वो है हाईली एसिडिक। उस एसिडिक मीडियम में स्पर्म्स सर्वाइव नहीं कर पाते, इसीलिए प्रोस्टेट से निकला हुआ अल्कलाइन फ्लूइड वेजाइना का एसिडिटी को घटा देता है, जिसके लिए स्पर्म वहाँ पे हंसता खेलता जिंदा रह सकता है। उसके बाद आता है ये क्लॉटिंग फैक्टर जो क्लॉटिंग में काम आते हैं। फाइब्रिनोलाइसिन, क्लॉट तो हो गया, अगर क्लॉट रह जाएगा तो क्या स्पर्म यूटेरस के अंदर और यूटेराइन ट्यूब्स के अंदर जा पाएगा? वो तो वहीं पर रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। 15 से 20 मिनट बाद ये क्लॉट पिघल जाता है, लिक्विफिकेशन हो जाता है। ये लिक्विफिकेशन में काम करते हैं फाइब्रिनोलाइसिन। ये क्लॉट को बास्ट कर देता है और स्पर्म को ओपन कर देता है, और जिंक रहता है प्रोस्टेट के सिक्रेशन में जो कि स्पर्म की मोटिलिटी में काम करता है। बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से म्यूकस सीक्रेट होता है जो कि कॉइटस में लुब्रिकेशन की काम करते हैं। अब ये हो गया एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स का काम। अब देखो सेमेन। सेमेन है क्या? सेमेन इज whitish ovulation fluid ejaculated at the time of orgasm, that is peak of sexual arousal during coitus or masturbation. इस ओपुलेशन मतलब कि फुल्ली ओपेक भी नहीं है, मतलब ओपेक भी नहीं है और ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, व्हाइटिश भी है। अब ये सेक्सुअल अराउजल का पीक आवर में जो ये फ्लूइड निकलता है इसको हम सेमेन बोलते हैं। इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? मेनली स्पर्म रहता है और उसके साथ ये एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स का सिक्रेशन इसके साथ मिला हुआ होता है, जिसके लिए उसका वॉल्यूम आता है। अब स्पर्म काउंट कितना है? स्पर्म काउंट नॉर्मली रहते हैं 40 to 100 मिलियन पर मिलीलीटर ऑफ स्पर्म सेमेन, मिलीलीटर ऑफ सेमेन। अब अगर स्पर्म काउंट कम होके 20 मिलियन पर ml के नीचे चला जाता है तो वो मेल फर्टिलाइज करने में असक्षम रहता है, असफल रहता है, इसीलिए उसको स्टेराइल कहा जाता है। अब इस दौरान आप लोगों को एक छोटा सा बात बोल देते हैं जो कि है एक मिथ प्रचलित है कि मैस्टरबेशन की कॉज से स्पर्म काउंट कम हो जाता है, मैस्टरबेशन रिड्यूसेस स्पर्म काउंट, बट द रियलिटी इज इट नेवर हैपेंस। That is the sperm count solely depends on epididymis. Masturbation never decreases sperm count. So it was a small sex education for you from my side. Now let's go in the next slide. Now external genitalia. मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? मेनली दो, पेनिस एंड स्क्रोटम। अब ये पेनिस में इरेक्टाइल टिश्यूज रहते हैं जो कि कॉइटस के दौरान पेनिस की इरेक्शन में काम आते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू दो हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। इस इरेक्टाइल टिश्यू में ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलस बहुत अमाउंट में ब्लड स्टैक हो जाता है जिसके लिए इरेक्शन होता है, और दिस इरेक्शन हेल्प्स इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। So these were all about male reproductive system.
Hope you all have understood well, and if you have not understood please comment below. और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है, ये तो मैंने बताया है और फिर भी बोल दिया। और मेरा दूसरा वीडियो आने वाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्थी, बाय बाय।